प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में देखा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है। कुछ कन्फ्यूजन था तो हम सोचे कि आप लोगों को थोड़ा दूसरे मेथड से आपको प्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए, जब आपको प्रोसेस के बारे में ध्यान होगा, जब आपसे प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने आपको 6 स्टेप्स बताई थी। 6 चरणों में हो करके साइंटिफिक रिसर्च की प्रक्रिया पूरी होती है। या हम लोगों ने 6 चरणों को ध्यान में रखते हुए किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के प्रोसेस को समझने की कोशिश किया था। तो उन्हीं 6 चरणों के आधार पे जो 6 आपके स्टेप्स थे, उन 6 स्टेप्स के आधार पे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव का नाम लेते हैं, गुणात्मक या मात्रात्मक की बात करते हैं, तो यहाँ यह बात समझने की है कि इसका जो नेचर है, हम सभी प्रकार के रिसर्च जो होते, चाहे वो मात्रात्मक प्रकार के आंकड़ों वाले हों या फिर गुणात्मक प्रकार के आंकड़ों वाले हों, कहीं ना कहीं हम क्वालिटी की ही बात करते हैं। हम गुणों, अनुसंधान के गुणों के आधार पे ज्ञान के गुणों की खोजने की बात करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च की बात हमेशा गुणात्मकता से ही ली जाएगी, लेकिन जो मात्रात्मक अनुसंधान या गुणात्मक अनुसंधान की हम बार बार चर्चा करते हैं, उसका संबंध केवल मात्र, यूं आप कह सकते हैं कि आंकड़ों के विश्लेषण से है या आंकड़ों की प्रकृति से है। कि जिन आंकड़ों के आधार पर आप किसी ट्रुथ को, किसी फाइंडिंग को आप निकालेंगे, वह आंकड़े, उन आंकड़ों की प्रकृति कैसी है, इस बात को जानने के लिए हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के नाम के ऊपर जाते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्या प्रोसेस होगी, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसको कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, इस पे कल हमने आपसे थोड़ा सा चर्चा किया था। उसकी कुछ विशेषताओं पे आज हम आपसे बात करेंगे। आप पहले ही जानते हैं, देखिए, इस साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस साइकिल को हमेशा ध्यान रखिए। जब भी हम किसी डिजाइन की बात करेंगे, किसी भी विकल्प की बात करेंगे, गुणात्मक प्रकार के विकल्प की बात करी जाए या मात्रात्मक प्रकार के विकल्प की बात करी जाए, उस प्रोसेस में ये साइकिल दोनों जगह ही इन्वॉल्व है। चाहे गुणात्मक प्रकार के आप डिजाइन की बात करें, मात्रात्मक प्रकार के डिजाइन की बात करेंगे, दोनों ही जगहों पर, दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार के प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। प्रक्रिया यही चलेगी, साइकिल यही होगी, जिसमें हमने आपसे चर्चा किया था कि आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, आपको किसी एक समस्या, अनुसंधान अनुसंधान समस्या को पहचानना है। उससे संबंधित जितने भी रिसर्चेज हुई हैं या उससे संबंधित जो भी साहित्य है, उसको आपको रिव्यू करना है, सर्वेक्षण करना है। उसको आप स्पेसिफाई करते हैं अपने रिसर्च प्रॉब्लम को, कि उसका क्या उद्देश्य होगा। इस चीज को आप विशिष्टीकृत करते हैं। विशिष्टीकृत करने के पश्चात आप उससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर आंकड़ों को आप विश्लेषण करते हैं, और लास्ट में फिर आप उससे संबंधित रिपोर्ट की राइटिंग तैयार करते हैं, और उस आपके अनुसंधान की समस्या जो आपने लेकर के उसका समाधान ढूंढा है, उसको मूल्यांकन किया जाता है। अब ये जो 6 प्रक्रियाएं या 6 स्टेप्स आप कह लिए, 6 सोपान हैं, ये 6 सोपान गुणात्मक प्रकार के अनुसंधान में और मात्रात्मक प्रकार के अनुसंधान में दोनों ही स्थितियों में इन्वॉल्व होंगे। ये 6 स्टेप्स आप वहां पे भी फॉलो करेंगे, दोनों जगहों पे आप 6 स्टेप प्रोसेस में आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो डाटा कलेक्शन की, आप डाटा की एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट आपने किया, इस डाटा के कलेक्शन के आधार पे या डाटा के या आंकड़ों के जो नेचर के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, अनुसंधान की प्रक्रिया को 2 तरह से विभाजित किया गया। आपने रिसर्च की प्रॉब्लम ली, उससे संबंधित रिव्यू कर लिटरेचर किया, आपने उससे संबंधित स्पेसिफाई करने के लिए, पर्पज स्टेटमेंट करने के लिए या पर्पज स्पेसिफाई करने के लिए आपने अनुसंधान के प्रश्न बनाए,
और जैसे आपके अनुसंधान के प्रश्न बने, अनुसंधान के प्रश्न दो तरह से बन सकते हैं, गुणात्मक प्रकार के, मात्रात्मक प्रकार के। तो अनुसंधान प्रश्नों की प्रकाश में आप अपने अनुसंधान के अभिकल्प को डिसाइड करते हैं। आपके अनुसंधान का डिजाइन क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने अनुसंधान की समस्या को किस प्रकार से विशिष्टीकृत किया है। और जैसे आप विशिष्टीकृत करेंगे वैसे ही आपके रिसर्च की डिजाइन भी बनेगी। दो तरह के, फिर इस तरह से डिजाइन दो तरह की हो सकती हैं, जिसमें एक क्वालिटेटिव रिसर्च की डिजाइन हो सकती है और दूसरी क्वांटिटेटिव रिसर्च की डिजाइन हो सकती है। एक या तो गुणात्मक प्रकार की हो सकती है, दूसरा मात्रात्मक प्रकार की हो सकती है। और हमने आपसे पहले ही चर्चा किया कि गुणात्मक प्रकार की अनुसंधान की डिजाइन के अंतर्गत ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफी और नरेटिव रिसर्च को हम सम्मिलित करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल और सर्वे मेथड को हम सम्मिलित करते हैं। तो ये जो अभिकल्प बनाने की बात हम कर रहे हैं, जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ये डिजाइन की, ये इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपके आंकड़े का या आपके प्रश्न किस प्रकार के हैं और उन प्रश्नों से किस प्रकार के आंकड़ा आपने इकट्ठा किया है। जैसे आप किसी के विचार जो अमूर्त हैं, उन चीजों के संबंध में कोई नंबर्स के रूप में आप आंकड़े नहीं जुटा सकते, तो वहां पर आपका क्वालिटेटिव रिसर्च की डिजाइन ही बनेगा। लेकिन अगर किसी प्रश्नावली के माध्यम से आप कई लोगों के व्यूज जानने की कोशिश करते हैं, कितना अवेयर हैं, कैसा उनका एटीट्यूड है या उनकी एकेडमिक अचीवमेंट कितना है, तो ये सारी चीजें आपकी क्वांटिटेटिव डिजाइन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे होंगे जिनको आप नंबर्स में व्यक्त कर सकते हैं, संख्याओं में उनको आप व्यक्त कर सकते हैं। तो उस आधार पर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन को बनाएंगे। अब थियरी आपको पता चल गया, डिजाइन आपने जान लिया। डिजाइन के आधार पे आपके जो आंकड़े हैं वो या तो गुणात्मक प्रकार के हो सकते हैं या मात्रात्मक प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस को, अनुसंधान के प्रश्नों को दोनों तरह से मिला करके प्रस्तुत करते हैं, या रिसर्च के क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ गुणात्मक प्रश्नों के उत्तर और कुछ मात्रात्मक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं अपने अनुसंधान की समस्या के आधार पर। तो जब इस प्रकार का हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं जहां पर आंकड़ों की प्रकृति गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की होती है, उस प्रकार के रिसर्च को हम कंबाइंड डिजाइन के अंतर्गत रखते हैं और उसमें दो तरह के मेथड्स अपनाते हैं। एक है मिक्स्ड मेथड रिसर्च और दूसरा है एक्शन रिसर्च। कंबाइंड डिजाइन का मतलब हुआ कि यहाँ पर आप कुछ क्वालिटेटिव आंकड़े भी इकट्ठा करेंगे और कुछ क्वांटिटेटिव आंकड़े भी इकट्ठा करेंगे। तो उन दोनों ही स्थितियों में आप कंबाइंड डिजाइन को यूज करते हैं। जैसे आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन भी आपका होता है, तो गुणात्मक प्रकार का है, और लोगों से प्रश्न पूछते हैं कथनों के आधार पर, तो मात्रात्मक प्रकार का होता है। तो जब दोनों ही प्रकार के आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे तो उस स्थिति में आपका कंबाइंड डिजाइन या मिश्रित अभिकल्प तैयार करते हैं, और इसके लिए मिश्रित अनुसंधान है और एक्शन रिसर्च। हमने पहले बताया कि एक्शन रिसर्च को कुछ एजुकेशनिस्ट रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि ज्ञान के भंडार में इस तरह की कोई वो इजाफा नहीं करता, तो इसलिए वो एक्शन रिसर्च की श्रेणी में उनको नहीं रखते हैं। तो लेकिन चूंकि आप वहां भी दोनों प्रकार के रिसर्चेज को या दोनों प्रकार के आंकड़ों को आप इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसलिए उनको भी आप यहाँ एक्शन रिसर्च चूंकि नाम है इसलिए आपने उनको यहाँ पर सम्मिलित किया है। फर्दर जब आपकी एक बार डिजाइन डिसाइड हो गया, इसके पश्चात आप नेक्स्ट आप स्टेप करते हैं कि डिजाइन डिसाइड होने पर स्पेसिफिक आपके स्पेसिफिक लोगों के आपके अनुसंधान के स्पेसिफिक पर्पजेज डिसाइड हो जाने पर फिर आप उससे संबंधित प्रयोजनों के ऊपर टूल प्रशासित करते हैं, कुछ सैंपलिंग करते हैं, फिर सैंपलिंग के आधार पे कुछ आप टूल बनाए होते हैं आपके, या पहले से बने बनाए कोई टूल होते हैं। उस टूल के आधार पे, उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पे आप कुछ आंकड़े इकट्ठा करते हैं,
या कोई उसका आपका प्रोटोकॉल होता है गुणात्मक प्रकार के अनुसंधान में, और लास्ट में फिर आप डाटा को इकट्ठा करने के बाद या तो किसी सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके या फिर किसी अन्य विधियों से आप उसकी एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो ये विश्लेषण आंकड़ों का विश्लेषण होता है। फिर उसके बाद वो आंकड़े क्या कह रहे हैं उनकी व्याख्या करते हैं, और लास्ट में फिर आप डिस्कशन करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं, अपने अनुसंधान के लिमिटेशंस को बताते हैं, और फर्दर उससे संबंधित क्या रिसर्च की जा सकती है इसके लिए आप सजेशंस देते हैं। डिस्कशन में हमने आपसे चर्चा किया कि डिस्कशन में जो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिए थे और प्रायर जो रिसर्चर्स ने जो भी रिसर्चेस करके जो फाइंडिंग्स निकाली, उन फाइंडिंग्स और आपकी फाइंडिंग्स में किस प्रकार की सिमिलरिटी है या किस प्रकार की डिससिमिलरिटी है, इन तथ्यों को डिस्कशन वाले पार्ट में आप डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गई पूरे स्टेप्स जो अभी हमने आपसे 6 साइकिल जो रिसर्च प्रोसेस साइकिल की बात करी, उसका इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए किस तरह से आपको पूरा करना है। अब जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे, मात्रात्मक प्रकार के अनुसंधान की बात करेंगे, तो वहां पर रिसर्च की डिजाइन अलग प्रकार की होती है और गुणात्मक प्रकार के अनुसंधान की रिसर्च की डिजाइन अलग प्रकार की होती है। पहले तो ये समझ लें डिजाइन है क्या। सिंपली जब आपने जो स्टेप कहा कि सैंपलिंग करेंगे, डाटा सैंपलिंग करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा की एनालिसिस करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और लास्ट में फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, जहां पे आपने कहा कि आप डाटा का आप कुछ प्रयोजों को चुनेंगे, सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग कैसे करेंगे कि आपका कितना पॉपुलेशन है, तो सैंपलिंग करना, उनके ऊपर किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी टूल का प्रशासन करना, उस प्रशासन के बाद आपके पास डाटा का इकट्ठा होना, डाटा का सारणीकरण करना, डाटा का विश्लेषण करना, और उसके आधार पे कंक्लूजन ड्रा करके जब आप उन चीजों को लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं रिसर्च डिजाइन के अंदर आप कह सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये पूरी जो प्रक्रिया है, मतलब एक बार आपने अनुसंधान के प्रश्नों को बना लिया, अनुसंधान के प्रश्नों के बनाने के बाद आपने विधि निर्धारित कर दी, तो जो विधि निर्धारित करने के पश्चात जो आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आप अपनी जनसंख्या को देखे, जनसंख्या से कुछ लोगों को चुनाव किए, तो सैंपलिंग भी रिसर्च डिजाइन का पार्ट है। आपने उनको सेलेक्ट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को देखा कि हम इनके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट या ये टूल प्रशासित करेंगे, तो उस टूल के प्रशासन करने के पश्चात आपके पास कुछ आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना भी डिजाइन के अंतर्गत आता है। और जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं कि कैसे उसको आप बनाएंगे, कैसे उसको लिखेंगे अपने काम को, तो रिपोर्ट राइटिंग भी रिसर्च डिजाइन का ही पार्ट। तो रिसर्च डिजाइन के आधार पे दो तरह के प्रोसीजर्स या दो तरह के रिसर्चेज हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिजाइन, जिसको आप गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प और मात्रात्मक अनुसंधान अभिकल्प कहते हैं। हमने पहले ही कहा कि गुणात्मक का मतलब हुआ जब आंकड़ों का नेचर नंबर्स में नहीं है, गुणात्मक क्वालिटेटिव हुआ। लेकिन यदि आपके आंकड़ों की प्रकृति नंबर्स में है, डिजिट्स में है, जहां पर कुछ गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया की जा सकती है, उस प्रकार के डाटा को, उस प्रकार के अनुसंधान के अभिकल्प को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन क्या है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, तो दो तरह से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक उस प्रकार की स्टडी जहां पे रिसर्चर कुछ इंटरवेंशन करता है, कुछ जोड़ तोड़ करता है, कुछ उसमें हस्तक्षेप करने की कुछ उसकी संभावना होती है कि वो इंटरवेन कर सकता है, उसमें जोड़ तोड़ करना, किसी भी वेरिएबल में किसी भी चर को ज्यादा कर सके, कम कर सके। तो इस प्रकार का एक डिजाइन बनता है, या इस प्रकार की एक रिसर्च की स्टडी हो सकती है, जिसको आप इंटरवेंशन स्टडी कह सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कह सकते हैं, या उसी को आप ग्रुप कंपैरिजन स्टडी भी कह सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी एक समूह में जोड़ तोड़ करेंगे, दूसरे में नहीं जोड़ तोड़ करेंगे, तो आप ग्रुप में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें जोड़ तोड़ किया गया और जिसमें जोड़ तोड़ नहीं किया गया, इन दोनों में क्या प्रभाव पड़ा।
तो इस प्रकार की स्टडी को आप इंटरवेंशन स्टडी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या ग्रुप कंपैरिजन स्टडी कहते हैं। नाम अलग अलग है, लेकिन इसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से समझ सकते हैं, जिसको पहले हमने आपसे प्रयोगात्मक अनुसंधान पे चर्चा किया था। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम कुछ न कुछ जोड़ तोड़ की संक्रिया, कुछ नियंत्रण की संक्रिया, ये सारी चीजें हम उसमें करते हैं कि उसमें आप कुछ जोड़ तोड़ कर लेना या उसको कम ज्यादा करना, ये रिसर्चर के हाथ में होता है। ये सारा कुछ रिसर्चर के हाथ में है। उन चीजों को वो अपने हाथ से करके दिखा सकता है या उसमें ज्यादा या कम कर सकता है। तो इस प्रकार की स्टडी को आप इंटरवेंशन स्टडी या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या ग्रुप कंपैरिजन स्टडी कह सकते हैं। और दूसरे प्रकार का है जहां पर रिसर्चर के हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ भी इंटरवेन नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो तो जैसे प्रक्रिया चल रही है वैसे उसको स्टडी करनी है। ठीक है, एक जगह क्या है कि एक जगह रिसर्चर के वश में है, वो किसी किन्हीं चरों के मान में या उसकी जो प्रभाव है उसको वो कम ज्यादा कर सकता है। ये तो रिसर्चर के हाथ में, जैसा चाहे वैसा कर ले। लेकिन कुछ ऐसी स्टडी होती है, कुछ ऐसी रिसर्चेज होती हैं जहां पर रिसर्चर के हाथ में कुछ नहीं होता, कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वह प्रक्रिया जैसे चल रही है वैसे ही उसको स्टडी करना है। यहाँ पर कुछ भी नियंत्रण रिसर्चर के हाथ में नहीं है। तो इस प्रकार के रिसर्च को आप नॉन इंटरवेंशन रिसर्च या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कह सकते हैं। जहां पर आप हस्तक्षेप कर सकते हैं वह प्रयोगात्मक अनुसंधान है। जहां पर आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसी प्रकार का नियंत्रण आपके वश में नहीं है, उस प्रकार के अनुसंधान को आप गैर प्रयोगात्मक या अप्रयोगात्मक या अहस्तक्षेपी अनुसंधान के नाम से जानते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? इंटरवेंशन स्टडी क्या है? यहां पर रिसर्चर का जो उद्देश्य होता है कि एक्सप्लेनिंग वेदर एन इंटरवेंशन इन्फ्लुएंसेस एन आउटकम फॉर वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। यहां पर जो अनुसंधानकर्ता का जो उद्देश्य होता है वो इस बात की व्याख्या करने की कोशिश करता है कि किसी एक समूह में यदि उसने कोई हस्तक्षेप किया है तो उस हस्तक्षेप का कितना प्रभाव या उस हस्तक्षेप की वजह से उसके परिणामों में क्या बदलाव हुआ है, इस चीज को जानने की कोशिश करता है। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की स्मृति पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन करना। अब यहाँ पर एक ग्रुप उसने बनाया जिसको उसने यौगिक क्रियाएं सिखाई, दूसरा ग्रुप ऐसा बनाया जिसको कि यौगिक क्रिया नहीं सिखाई। तो उस स्थिति में यौगिक क्रिया उसके वश में है, इंटरवेन कर सकता है, किसी को सिखा सकता है, किसी को नहीं सिखा सकता। तो ये सिखाने की जो प्रक्रिया है, उस सिखाने की प्रक्रिया में स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इन्फ्लुएंस हुआ उनकी मेमोरी पर, इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश, इस बात की व्याख्या करने की कोशिश इंटरवेंशन स्टडी में रिसर्चर करता है। या प्रयोगात्मक अनुसंधान में वह जानने की कोशिश करता है कि किसी एक चर में बदलाव करने पर या किसी एक चर को इंट्रोड्यूस करने पर उसके परिणाम क्या हुए, उस परिणाम को जानने की कोशिश, उस परिणाम की व्याख्या करने की कोशिश इंटरवेंशन स्टडी या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या ग्रुप कंपैरिजन स्टडी में रिसर्चर करता है। जो नॉन इंटरवेंशन रिसर्च है ये फर्दर दो कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है कोरिलेशनल रिसर्च, दूसरा है सर्वे रिसर्च, जिसको आप सहसंबंधात्मक अनुसंधान और सर्वेक्षण अनुसंधान कह सकते हैं। जो सहसंबंधात्मक अनुसंधान है इसमें अनुसंधान का उद्देश्य किन्हीं दो चरों के बीच साहचर्यता को भविष्य कथन करने की स्थिति में वो होता है। किसी एक समूह, यहाँ पर दो समूह है, एक समूह को जिसने ट्रीटमेंट किया दूसरे समूह को ट्रीटमेंट नहीं दिया तो क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर वह एक ही समूह में किसी एक चर में दूसरे चर के साथ किस प्रकार का सहसंबंध है, किस प्रकार का साहचर्यता है, एक चर के बदलाव से दूसरे चर में क्या प्रभाव, क्या बदलाव हो रहा है, या एक चर के कम या अधिक करने पर दूसरे चर के कम या अधिक होने का किस प्रकार का सहसंबंध है, इस बात को जानने की कोशिश कोरिलेशनल रिसर्च में करी जाती है या सहसंबंधात्मक अनुसंधान में इस बात को जानने की कोशिश करी जाती है कि किसी एक ही समूह में किन्हीं दो चरों के बीच किस प्रकार की सहचर्यता है।
या किस प्रकार का सहसंबंध एक से अधिक वेरिएबल्स के बीच एसोसिएटेड हैं, इस बात को जानने की कोशिश कोरिलेशन रिसर्च में करी है। और सर्वे रिसर्च, यहाँ पर आप किसी वर्तमान में किसी ट्रेंड को, किसी रुझान को, किसी पसंद को आप वर्णित करने की कोशिश करते हैं कि अभी वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है। अभी आज की डेट में 10+2 के विद्यार्थी किस विषय का चुनाव ज्यादा कर रहे हैं? वो साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं। यदि यही आप स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सर्वेक्षण करना पड़ेगा, बहुत बड़ी जनसंख्या के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप उस ट्रेंड को निर्धारित कर सकते हैं कि 2021-22 में इस प्रकार का ट्रेंड है, विद्यार्थियों ने इन विषयों को लेकर के पढ़ने की ज्यादा अपनी रुझान दिखाई है। तो यहाँ पर आप किसी प्रकार का इंटरवेन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते। कोरिलेशनल रिसर्च में भी किन्हीं दो चरों के बीच किस प्रकार का सहसंबंध है, इसमें रिसर्चर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए इनको आप नॉन एक्सपेरिमेंटल या नॉन इंटरवेंशन रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इस दो तरह की मेजर कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। आपको रिसर्च डिजाइन की वही साइकिल फिर से ध्यान रखनी पड़ेगी जो स्टेप्स की भी हमने आपसे चर्चा करी, 6 स्टेप्स की। और ये सारी करेक्टर्स, ये जो इनके अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो या इंटरवेंशनल रिसर्च, नॉन इंटरवेंशन रिसर्च हो, सभी में उन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे कोरिलेशनल हो, चाहे सर्वे रिसर्च हो। कैसे, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं कैसे क्या हो सकती हैं? तो क्रेसवेल ने 6 स्टेप्स के आधार पे 6 करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करी। ठीक है, वो कौन कौन सी, जैसे पहली आपको ध्यान हो तो पहले स्टेप पे हमने बताया आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहां पर प्रॉब्लम किस प्रकार की होगी? जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, अर्थात मात्रात्मक अनुसंधान करेंगे, जहां पर आंकड़ों की प्रकृति नंबर्स में होंगी, डिजिट्स में होंगी, तो वहां पर प्रॉब्लम की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? तो पहली, कैसे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं? तो डिस्क्राइबिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड्स are a need for an explanation of the relationship among variables। जो अनुसंधान की समस्या होती है मात्रात्मक अनुसंधान में, वहां पर अनुसंधान की समस्या को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, इस प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है, जिससे हमको वर्तमान के ट्रेंड्स या रुझान कैसा है इसका डिस्क्रिप्शन पता चले, या किन्हीं एक या किन्हीं दो या दो से अधिक चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध है, इसकी व्याख्या के बारे में जब हमको पता चले, इसकी नीड क्या है, यहाँ के प्रॉब्लम्स, इस प्रकार के अनुसंधान समस्या की नीड ये है कि हमको इस प्रकार के अनुसंधान समस्याओं का वर्णन करना है जहां पर अनुसंधान की समस्या कोई वर्तमान ट्रेंड के बारे में कोई वर्णन प्रस्तुत कर रहा हो, या किन्हीं दो चरों के बीच सहसंबंध को बता रहा हो, या किसी एक पे दूसरे के प्रभाव के बारे में जब वो एक्सप्लेन कर रहा हो, तो इस प्रकार के रिसर्च प्रॉब्लम्स की यहाँ पर ये करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर फिर नॉन इंटरवेंशन या इंटरवेंशन दोनों ही प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स आप शामिल कर सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल होगा तो आप प्रभाव देखेंगे, इन्फ्लुएंस का क्या, आउटकम पे क्या प्रभाव पड़ा। कोरिलेशनल होगा तो आप ये कहेंगे कि किन्हीं दो चरों या दो से अधिक चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध हैं। और जब आप सर्वे की बात करेंगे तो वर्तमान में कोई क्या ट्रेंड है, इस चीज को डिस्क्राइब करने वाला अनुसंधान का समस्या यहाँ पर आप लेते हैं। तो समस्या फर्स्ट स्टेप हो आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है कि वो ट्रेंड को, प्रभाव को, या किन्हीं दो या दो से अधिक चरों के बीच सहसंबंध को बताएगा। दूसरा, हमने आपसे बात करी कि इस स्थिति में आप रिव्यूइंग रिलेटेड लिटरेचर करते हैं। सेकंड स्टेप पे आइए, अगर आप, पहले स्टेप की तो बात हो गई कि आप क्या करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिसर्च की प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, ये बात हमने आपसे बात करी फर्स्ट स्टेप में, जहां पर आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम की बात करी कि आपकी प्रॉब्लम ऐसी हो जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध बता रहा हो, आपकी प्रॉब्लम ऐसी हो जो आउटकम्स पे किसी इंटरवेंशन के प्रभाव को बता रहा हो, या आपकी प्रॉब्लम ऐसी हो जो किसी ट्रेंड को डिस्क्राइब कर रही हो, किसी रुझान को बता रही हो। तो इस प्रकार के रिसर्च प्रॉब्लम की करेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटेटिव रिसर्च में होगी। सेकेंड स्टेप है रिव्यूइंग द रिलेटेड लिटरेचर। आपको अपने मात्रात्मक अनुसंधान की समस्या से संबंधित
अन्य रिसर्चर्स के द्वारा, अन्य अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किए गए अनुसंधानों का सर्वेक्षण करना है। तो मात्रात्मक अनुसंधान में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हर स्टेप पे कोई सा भी काम यदि आप मात्रात्मक अनुसंधान में करेंगे तो आपको रिव्यू बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्रोवाइडिंग ए मेजर रोल फॉर द लिटरेचर थ्रू सजेस्टिंग द रिसर्च क्वेश्चंस। आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम अपने जो आपने अनुसंधान का समस्या चुना है उसमें हम रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनाएं। तो आप अपने रिव्यू को देखिए, दूसरे किसी के द्वारा किए गए अनुसंधानों को देखिए, उन्होंने रिसर्च के प्रश्न को कैसे बनाया, अनुसंधान के प्रश्नों को कैसे बनाया है, आपको वहां से हेल्प मिल जाएगा। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपने रिसर्च के प्रश्न इस प्रकार से बनाइए। आप अपने रिसर्च के प्रॉब्लम्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या रेशनल है उसका। तो जस्टिफिकेशन के लिए भी आप दूसरे किसी अपने जो अनुसंधान की समस्या आपने चुनी है उससे संबंधित किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता के रिसर्चेज को आप देखिए। वो जैसे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को जस्टिफाई किया है वैसे ही, एकदम उन्हीं के शब्दों में नहीं लेकिन वैसे ही आप अपने रिसर्च के प्रॉब्लम्स को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई। एक बात तो हेल्प मिल गई आपको प्रश्नों के कि रिसर्च के प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे, तो दूसरे किसी अनुसंधानकर्ता ने कैसे रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं वैसे आप बनाएंगे। कैसे रिसर्च के प्रॉब्लम को उसने जस्टिफाई किया है, उसने क्या तर्क दिया है, ये तर्क भी आपको वहां से पता चलेगा कि उन्होंने इस प्रकार के तर्क दिए हैं तो मेरे रिसर्च के क्या क्या तर्क हो सकते हैं, वहां से आपको सजेशन मिलेगा। एंड क्रिएटिंग ए नीड फॉर द डायरेक्शन। और आपको हर स्टेप पर, प्रत्येक स्तर पर आपको वो निर्देशित करता है, दिशा प्रदान करता है। जैसे पर्पज स्टेटमेंट, आपके अनुसंधान के उद्देश्य क्या होंगे, ये भी आप दूसरे किसी के अनुसंधान से देख के बना सकते हैं कि क्या उसके उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, तो आप भी अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स उसी के आधार पर फ्रेम कर सकते हैं। उन्होंने रिसर्च के क्वेश्चंस क्या बनाए थे वो भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कौन कौन सी हाइपोथेसिस बनाई थी, उनकी हाइपोथेसिस का नेचर कैसा था, क्या उन्होंने दिशात्मक अनुसंधान, दिशात्मक परिकल्पना बनाई थी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस थी, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस थी, अदिशात्मक था, पॉजिटिव था, निगेटिव था, नल था, किस प्रकार के अनुसंधान की परिकल्पना उन्होंने बनाई है। इसके लिए भी आपको जब दूसरे अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अनुसंधानों का जब आप सर्वेक्षण करेंगे तो हर स्टेप पर आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और केवल इसी के लिए नहीं, आपको उससे संबंधित रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी आपको वो गाइड करेगा कि उनका पॉपुलेशन क्या था, उन्होंने उस पॉपुलेशन से कितने सैंपल इकट्ठा किए, उन्होंने कौन सा टूल बनाया या अपनाया, या किस टूल को उन्होंने प्रशासित किया, कौन सी सांख्यिकी उन्होंने लगाई, किस तरह से आंकड़ों का विश्लेषण किया। ये हर एक स्टेप पे आपको रिव्यू का लिटरेचर जो है, अन्य लोगों के द्वारा किए गए अनुसंधान के कार्य आपको हेल्प करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप जो रिव्यू लिटरेचर है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव में इतना रोल नहीं प्ले करेगा। जब हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो वहां बताएंगे, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे इस बात की कि कैसे नहीं करता है। लेकिन मात्रात्मक अनुसंधान में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण प्रत्येक सोपान पर रिसर्चर को किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को वो अपने संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के माध्यम से जान सकता है कि हम ऐसे अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तीसरी स्टेप है जिसमें आपने कहा था कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करते हैं, है ना। स्पेसिफाई स्पेसिफाई पर्पजेज, आप उसके उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। तो थर्ड स्टेप अगर आप देखिए तो यहां पर क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक है थर्ड स्टेप पे। तो क्रेसवेल कहते हैं कि क्रिएटिंग पर्पज स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस दैट आर स्पेसिफिक, नैरो, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च की प्रॉब्लम होगी या क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो अपने अनुसंधान की समस्या को विशिष्टीकृत किया जा रहा है, वहां पे जो रिसर्च के प्रश्न हैं या रिसर्च आपके अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं, आपके अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर जो आपने प्रश्न बनाए, उसका जो आपने संभावित समाधान प्रस्तुत किया, उन सब को आप एक बहुत विशेष स्पेसिफिक करके विशिष्टीकृत करके लिखते हैं, बहुत लिमिटेड
नैरो करके, सीमित करके लिखते हैं, और जिन चरों की आप बात कर रहे होते हैं उन चरों को कैसे मेजर किया जाएगा, उसका मापन कैसे किया जाएगा, या कैसे वो हमको दिखेगा, उन्हीं प्रकार के स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, आपने कहा कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि, मान लीजिए कोरिलेशन रिसर्च आप करना चाहते हैं कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध का अध्ययन करना। हेलो, यस। आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है। हाँ, तो मान लीजिए आपने एक एक प्रॉब्लम आपने लिया कि आप मान लीजिए कोरिलेशनल डिजाइन आपने अपनाया, कोरिलेशनल मेथड आप करना चाहते हैं कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि और उनकी बुद्धि लब्धि में या बुद्धि में क्या संबंध है, उनकी बुद्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि में क्या संबंध है। अब आपने कहा कि मिजरेबल, आपके वेरिएबल को मेजर कर किया जा सकता हो, तो आपने कहा बुद्धि, एक एक वेरिएबल आपका हो गया बुद्धि, और दूसरा वेरिएबल, दूसरा चर आपकी शैक्षिक उपलब्धि हो गई। तो शैक्षिक उपलब्धि और बुद्धि में किस प्रकार का सहसंबंध है, ये आप जानना चाहते हैं। तो आपको बुद्धि को मेजर करना पड़ेगा, बुद्धि को आपको मेजर करना पड़ेगा। उसी तरह से आपको शैक्षिक उपलब्धि को भी मेजर करना पड़ेगा। जब तक आप शैक्षिक उपलब्धि तो आपको मिल गया, जो स्कोर्स मिले हुए हैं उनको पूरे या तो सभी पेपर में या किसी एक पेपर में अगर देखना चाहते हैं तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि के प्राप्तांक को आप ले लेंगे। लेकिन बुद्धि को कैसे मेजर किया जाए? अब बुद्धि को मेजर करने के लिए बुद्धि क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि सीखने की क्षमता है। अब ये तीन तरह से आप बुद्धि को संबंधित करते हैं कि सीखने की क्षमता भी है, अमूर्त चिंतन की भी क्षमता है, और समायोजन की भी क्षमता है। तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे? आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट अगर मेजर कर रहे हो तो आपको मेजरेबल, वो वेरिएबल आपका मेजरेबल होना चाहिए, मेजर किए जाना वाला होना चाहिए, जिसको आप मापन कर सकें। सीखने की क्षमता को अगर आप तीनों कह रहे हैं तो तीनों को मापन किए करने वाले प्रश्न उसमें होने चाहिए, मूल चिंतन वाले भी, सीखने की क्षमता वाले भी, और समायोजन क्षमता वाले। यदि आप कहते हैं कि हम बुद्धि को केवल अमूर्त चिंतन की श्रेणी में रखेंगे तो अमूर्त चिंतन वाले प्रश्नों को आप अपने डाटा, अपने टूल में रखेंगे। तो यहां पर आपने अपने रिसर्च के प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव्स को, हाइपोथेसिस को बहुत ही विशिष्टीकृत करके और मापन योग्य तथा दिखाई देने योग्य चीजों में उसको आप मेजर करते हैं। इस तरह से आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को या ऑब्जेक्टिव्स को या हाइपोथेसिस को ऐसे फ्रेम करते हैं जिसमें ये दिखाई दे कि आप उसको मापन कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, मेजरेबल टर्म्स में उसको आप लिखते हैं। तो ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। चौथे स्टेप पे हमने आपसे बात करी डाटा कलेक्शन की, आपने स्पेसिफाइंग पर्पज स्टेटमेंट किया, आपने बहुत स्पेसिफिक तरीके से अपने रिजर्च ऑब्जेक्टिव्स को बना लिए, रिसर्च के क्वेश्चंस को बना लिए, आपने हाइपोथेसिस को बना लिया। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उस पर डाटा, नेक्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन। तो यहां पर एक बात हो गई कि कलेक्टिंग न्यूमेरिक डाटा फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, एक बहुत बड़े जनसंख्या से, बहुत ज्यादा लोगों से आप डाटा इकट्ठा करते हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट टूल विथ प्री सेट क्वेश्चन एंड रेस्पॉन्सेस। डाटा कलेक्शन का ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी हैब्जॉट तरीके से कुछ भी कहीं से किसी कुछ पूछ लिया। आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए पूर्व निर्धारित प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के रेस्पॉन्सेस क्या हैं ये भी पहले से निर्धारित होंगे, और उसके लिए उचित उपकरण का प्रयोग होना चाहिए, और एक बहुत बड़े लोगों से आप न्यूमेरिक डाटा इकट्ठा करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। यहाँ पर आप डाटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं। डाटा कलेक्शन आप क्वालिटेटिव में भी करेंगे, लेकिन वहां पर कोई न्यूमेरिक डाटा नहीं होगा, वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, वहां पे कोई टूल प्रशासित हो सकता है न हो और वहां पे पहले से कोई प्रश्न निर्धारित नहीं होगा और पहले से कोई उत्तर निर्धारित नहीं होगा। लेकिन
क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हमारे आंकड़े होंगे वो आंकड़े संख्याओं के रूप में होंगे, बहुत ज्यादा लोगों से इकट्ठा किया गया होगा उनके रेस्पॉन्सेस, और किसी ऐसे टूल पे अप्रोप्रिएट उचित प्रकार का टूल होगा, उचित प्रकार के उपकरण होंगे जिसपे आप पूर्व निर्धारित प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर उनसे रेस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं। तो इस आधार पे आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की कलेक्टिंग डाटा, जो फोर्थ स्टेप की हमने बात करी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा होना चाहिए। जो पांचवा स्टेप हमने आपसे कहा, इसमें आप डाटा एनालिसिस की बात करते हैं, आंकड़ों के विश्लेषण की बात करते हैं। आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, फिर फोर्थ स्टेप पे डाटा को इकट्ठा करने के बाद अब आप उसकी एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, कि एनालाइजिंग ट्रेंड्स, कंपेयरिंग ग्रुप्स आर रिलेटिंग वेरिएबल्स। तीन तरह के मैंने आपको बताया। ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो सर्वेक्षण अनुसंधान की बात होगी। दो समूहों को आप तुलना कर रहे होंगे तो एक्सपेरिमेंटल प्रकार के आप रिसर्च कर रहे हैं। और यदि वेरिएबल्स के बीच रिलेशन देख रहे हैं तो कोरिलेशनल रिसर्च हो गया। इन सभी चीजों के लिए, चाहे आप ट्रेंड की एनालिसिस कर रहे हो, चाहे किन्हीं दो समूहों को कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, या फिर दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को जब आप देख रहे हो, तो वहां पर किसी न किसी प्रकार की सांख्यिकी विधि का प्रयोग करें। निश्चित रूप से, चूंकि आपका फोर्थ स्टेप पे हमने आपको कहा कि न्यूमेरिकल डाटा आपका होगा और स्टैटिक्स का सीधा संबंध नंबर से होता है। तो यहां पर किसी ट्रेंड की एनालिसिस के लिए सर्वेक्षण अनुसंधान में, किन्हीं दो समूहों की तुलना के लिए प्रयोगात्मक अनुसंधान में, या किन्हीं दो चरों के बीच सहसंबंध के लिए कोरिलेशनल रिसर्च में आप सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स बाय कंपेयरिंग देम विद प्रायर प्रेडिक्शंस एंड पास्ट रिजल्ट्स। और जो भी विश्लेषण करने के पश्चात जो भी रिजल्ट आया आपका, जो भी परिणाम आए, उसको आप भूत में किए गए या आप किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए अनुसंधान के परिणामों के साथ तुलना करते हैं कि उनके रिजल्ट क्या थे, हमारे रिजल्ट क्या थे। उन्होंने दो वेरिएबल्स के बीच किस प्रकार के सहसंबंध बताए, हमारे रिजल्ट क्या बता रहे हैं। उन्होंने दो समूहों के बीच तुलना करी तो किस प्रकार का प्रभाव बताया, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है। और उन्होंने किस प्रकार के ट्रेंड, किस प्रकार के रुझान प्रस्तुत किए थे, और हमारा अनुसंधान या हमारा रिसर्च किस प्रकार के अनुसंधान के ट्रेंड को, किस प्रकार के रुझान को बता रहा है। इन चीजों को पुराने या भूत में किए गए अनुसंधानों के आधार पर तुलना करते हैं, या पहले कोई अनुसंधान करता किसी प्रकार का रिसर्च कंडक्ट किया था उससे संबंधित, तो उसके क्या परिणाम आए और आपके क्या परिणाम आए, इन दोनों की आपस में कंपैरिजन होगा, तुलना होगा। तब आप फिफ्थ स्टेप पे इस तरह से डाटा की एनालिसिस करके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। और लास्ट स्टेप हमने बताया जिसमें हमने कहा था कि आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आपके अनुसंधान का मूल्यांकन होना है। तो यहां पर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड फिक्स्ड स्ट्रक्चर। यहां पर जो अनुसंधान लिखा जाएगा, जो रिपोर्ट राइटिंग होगी, वो पहले से मानकीकृत है, आप उसको नहीं बदल सकते, फिक्स्ड है, निश्चित है कि आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च एजुकेशनल रिसर्चेज में 5 ही चैप्टर में आपको करने हैं, आप छठा चैप्टर नहीं बना सकते। ये उसकी परंपरा है। ये रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। आपको पहले ही अध्याय में प्रस्तावना को लिखना है, दूसरे अध्याय में सारे अनुसंधान से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण लिखना है, तीसरे चैप्टर में आपको अनुसंधान के अभिकल्प प्रस्तुत करने हैं, चौथे चैप्टर में आपको अपने आंकड़ों के विश्लेषण और उनके इंटरप्रिटेशन देने हैं, और पांचवें अध्याय में आपको फाइंडिंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, सजेशन, फर्दर स्टडीज के बारे में लिखना है। तो इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। और मात्रात्मक प्रकार के अनुसंधान के मूल्यांकन की भी पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया है, मानक उसके भी निर्धारित है। क्यों? ताकि इस प्रकार के अनुसंधानों में ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे और किसी भी बायस्डनेस से फ्री हो। ये चीजें रिपोर्ट राइटिंग में आप रिसर्चर को ध्यान में रखना होता है।
कि यहाँ पर सभी प्रकार की मात्रात्मक अनुसंधान के कुछ निश्चित मानक निर्धारित हैं, कोई पूर्व निर्धारित उसका संरचना है, उसी संरचना के ही आधार पे आपको लिखने हैं, उसमें आपको फेरबदल नहीं करना, ताकि मात्रात्मक अनुसंधान में एक प्रकार की वस्तुनिष्ठता और पूर्वग्रहता से मुक्त हो इस प्रकार के अनुसंधानों को। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप 6 स्टेप को कवर करते हैं। तो इस तरह से आप जो 6 चरण हमने आपको बताए थे, उन 6 चरणों के आधार पे 6 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स क्रैसवेल ने बताई। फिर किन चीजों को आपको कंसीडर में रखना चाहिए, अर्थात जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में कुछ कंसिडरेशंस हैं, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, उस पर जल्दी से चर्चा कर लें। पहली बात तो ये हो गई कि चूज ए सुटेबल सैंपल साइज टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड लार्ज एनफ टू बी स्टैटिस्टिकली वेटी। आप कहते हैं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी लाखों हैं, तो आपको सैंपल साइज जो आपका होगा उन लाखों में से कितने विद्यार्थियों को चुने, ताकि पूरे 1 लाख या जितने लाखों विद्यार्थी सभी का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। इसलिए आपको उचित प्रतिदर्शों के आकार का चुनाव करना चाहिए। यदि 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों में से अगर आपने 100 लोगों को चुन लिया, तो क्या 100 लोग 1 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो आपको सुटेबल सैंपल साइज का सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है कि बड़े पॉपुलेशन तक आपको पहुंच बनाना है, मतलब उतने सैंपल को चुनना है जो पूरे पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हो। कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट उसमें चौथी यूनिट में वहां पर देखेंगे। कीप द रिसर्च गोल्स क्लियर एंड कंसाइज व्हाइल बिगिन विद डाटा कलेक्शन। जब आप आंकड़ों को इकट्ठा करने जा रहे हो तो उसके पहले आपके अनुसंधान के उद्देश्य पूर्व निर्धारित हो जाने चाहिए, और बहुत ही पिन पॉइंटेड, ऐसा नहीं कि बहुत वेग तरीके आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। आपके मात्रात्मक अनुसंधान के उद्देश्य बहुत ही कॉन्साइज और बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से होने चाहिए, ताकि आप उसी की दिशा में ही डाटा इकट्ठा करें। बहुत वेग प्रकार का बिना आप कहें कि हम पहले डाटा इकट्ठा कर लेते हैं फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहले उद्देश्यों को निर्धारित करना है और उन उद्देश्यों के प्रकाश में ही आपको अपने आंकड़ों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है कीप द क्वेश्चन सिंपल टू डेमोग्राफिकली वाइड ऑडियंस। आपको अपने टूल के प्रश्न जो हैं बहुत ही सरल बनाने हैं, ताकि बहुत बड़ी जनसंख्या तक लोग उसको समझ सके, है ना। जैसे आप बात करते हैं कि अगर आप हिंदी में टूल बनाएंगे तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए होगा, यदि आप अंग्रेजी में टूल बनाते हैं तो अंग्रेजी इस प्रकार का टूल है जो हालांकि हम लोगों के यहाँ कम बोला जाता है, लेकिन साउथ इंडियन में भी अगर आपको अगर यूज करना हो तो या तो उनकी भाषा में बनाइए या अंग्रेजी में बनाइए। मतलब एक तो भाषा की बात हो गई, लेकिन प्रश्नों को भी इतना साधारण इतना सामान्य बनाना चाहिए कि ज्यादातर ऑडियंस उन चीजों को समझ करके आपके प्रश्नों के रिस्पॉन्स कर सके। तो प्रश्न आपके बहुत ही सिंपल होने चाहिए यदि आप कोई टूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो। एंड पोज सिंपल क्वेश्चंस फॉर द रेस्पोंडेंट टू अंडरस्टैंड इजीली। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा का प्रयोग करके या बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करके यदि आप प्रश्न बनाएंगे तो जो आपके रेस्पोंडेंट हैं, जो अनुक्रिया करता है, वो आपके प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे आसानी से और वो उनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखने चाहिए। एक्सप्लेन द डाटा कलेक्टेड, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एंड ऑल रिलेवेंट रिजल्ट्स। अपने डाटा कलेक्शन को एक्सप्लेन करिए, कैसा आपने स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट दिया है इसको भी, इसकी भी व्याख्या कीजिए, और जो भी रिलेवेंट रिजल्ट है, जो भी आपके प्रासंगिक परिणाम आए, उन परिणामों को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करके लिखनी चाहिए। नेक्स्ट रिपोर्ट अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन। यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है जो आपने कल्पना नहीं की थी, तो आपको इस प्रकार के घटनाक्रम को जरूर लिखना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप गए डाटा कलेक्शन के लिए और वहां पे डाटा देने से लोग मना कर रहे हैं, नहीं देना चाहते, तो आखिर इसके क्या कारण थे, ये चीज को लिखाएं। जैसे पिछली बार आपके एक सीनियर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने ऑनलाइन डाटा, कोविड की सिचुएशन में ऑनलाइन डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करी,
तो टीचर्स के पास वो जाकर के पूछना चाहते थे कि आप कितनी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, मूक्स के बारे में कितना जानते हैं। तो शिक्षक डाटा देने से कतरा रहे थे, है ना। वो ये कह रहे थे कि आप इसका कहीं दूसरे प्रकार का यूज ना करें। हालांकि ये एथिकल नहीं है कि आप किसी के रिस्पॉन्सेज को किसी दूसरे जगह नहीं शो करते हैं, आप डाटा को अपने तक सीमित रखते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जिन इवेंट्स को आप एंटिसिपेट नहीं किए रहते हैं, ऐसा नहीं सोचे होते कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसी कोई घटनाक्रम होती है जिसको आप नहीं सोचे रहते, तो उन चीजों को आप जरूर रिपोर्ट करिए। एंड एक्सप्लेन हाउ द एक्चुअल एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम द प्लान्ड एनालिसिस। और जो आपने प्लानिंग की थी कि हम इस तरह से एनालिसिस करेंगे, यदि उस तरह से आपकी एनालिसिस नहीं है तो क्यों डिफर किया, आपने एक्चुअल एनालिसिस कैसे करी, जैसा आपने प्लानिंग किया था वैसे ना करके अगर दूसरे प्रकार से किया तो उसको भी आप व्याख्या कीजिए, लिखिए कि क्यों आपने ऐसा किया। एंड एक्सप्लेन द हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डाटा एंड व्हाई एनी मिसिंग डाटा डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द एनालिसिस। आप डाटा मिसिंग डाटा का मतलब ये है कि आपने कोई डाटा इकट्ठा किया और सपोज कीजिए कि 50 क्वेश्चंस थे और प्रश्नों को, और ज्यादातर बच्चों ने केवल 48 क्वेश्चन के उत्तर दिए, 2 क्वेश्चन के उत्तर नहीं दिए। मान लीजिए 50-100 विद्यार्थियों से आपने लिया और 70 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने केवल 48 क्वेश्चन पे उत्तर दिया और 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया, और 30 ही बच्चे थे जिन्होंने 50 क्वेश्चन पे उत्तर दिया। तो आपको इस तरह से देखना होगा कि जो मिसिंग डाटा है उसको कैसे हैंडल किया जाए। मिसिंग डाटा था, जो 2 क्वेश्चन के उत्तर नहीं मिले वो बच्चे क्या देते, इस बात को, मिसिंग डाटा को भी आपको हैंडल करने की जरूरत होती है। और यदि आप ये कहते हैं कि उन 2 प्रश्नों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपकी उसकी वैलिडिटी पे कोई प्रभाव नहीं होगा, तो इस बात को भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों 70 विद्यार्थियों के द्वारा 2 प्रश्नों पे उत्तर नहीं दिया जाना हमारे रिसर्च के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। इस बात की आपको व्याख्या, और अगर प्रभावित करेगा तो आपको फिर से सैंपलिंग करके फिर से डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। और आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज टू क्लीन द डाटा सेट। यदि आपको लगता है कि उनको हटा देना चाहिए तो हटाने के बाद कितने डाटा बचते हैं, उस टेक्निक को भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके व्याख्या करके लिखना चाहिए। अगर आप कह सकते हैं कि चूज ए मिनिमली सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर प्रोवाइड रेशनल एंड रेफरेंस। आपको बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स का प्रयोग करने से बचना चाहिए, ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि जिसमें मिनिमम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से आपका काम चल जाए। बहुत ज्यादा सांख्यिकी विधियों के प्रयोग करने से भी परिणाम हो सकते हैं प्रभावित हो, तो आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को अपनाना चाहिए। स्पेसिफाई यानी कंप्यूटर प्रोग्राम यूज। यदि आप डाटा के एनालिसिस में किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करते हैं, आप आर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, आप एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो इस बात को भी आप स्पेसिफाई करिए कि हमने अपने आंकड़ों का विश्लेषण मैनुअली न करके एसपीएसएस से किया है या आर से किया है, और एसपीएसएस से भी किया है तो एसपीएसएस के किस वर्जन से किया है, इट शुड बी रिपोर्टेड। Next, describe the assumptions for each procedure and the steps to ensure their non-violation. आप सभी प्रकार के जो आप assumptions थे, जो भी आपने प्रक्रिया अपनाई, जो भी सोपान आपने फॉलो किया, उन सब को आप बिना वायलेट किए उन चीजों को डिस्क्राइब कीजिए। एंड यूजिंग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और जब आप अनुमानात्मक सांख्यिकी की बात कर रहे हो, है ना, डाटा कलेक्शन की बात, हम जब आप 3rd सेमेस्टर में डाटा एनालिसिस देखेंगे तो वहां पे इनसी चीज ज्यादा आपको समझ आएंगी। जब आप किसी अनुमानात्मक सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे होते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आप कौन कौन से वर्णनात्मक सांख्यिकी यूज करेंगे, इसको लिखिए। उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, ये भी रिपोर्टेड होना चाहिए। सैंपल की साइज क्या है प्रत्येक चरों के लिए, इसका भी निर्धारण होना चाहिए। आपने टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कितनी रखी है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका मुक्तांश क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल कौन कौन सा लिए हैं, ये सब चीजों को आपको मात्रात्मक अनुसंधान में, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो ये सारी चीजें उसकी प्रीरिक्विजिट्स हैं, ये निश्चित है, ये आपको लिखना चाहिए। ये इसके बिना आपका मात्रात्मक अनुसंधान संभव नहीं हो सकता है। ये चीजें आपको 3rd सेमेस्टर में ज्यादा क्लियर होंगी। एंड यूज टेबल्स टू प्रोवाइड एग्जैक्ट वैल्यूज, यूज फिगर्स टू कन्वे
ग्लोबल इफेक्ट्स। आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल का प्रयोग कीजिए, एग्जैक्ट वैल्यूज का प्रयोग कीजिए और चित्रों के माध्यम से उसको कन्वे करने की कोशिश करिए। चित्रों के माध्यम से ग्राफ बनाइए, पाई ग्राफ, चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, इस तरह से चीजों, हिस्टोग्राम चीजों को बनाना चाहिए। फिगर्स बहुत बड़े एक पेज वाले ना बनाइए, एप्रोप्रिएट साइज के हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी उसमें पॉसिबल हो तो देना चाहिए। और ऑलवेज टेल द रीडर व्हाट टू लुक फॉर ए टेबल एंड फिगर्स। हमेशा फिगर को, टेबल को लेबल करिए कि वो टेबल और फिगर क्या कह रहा है, किस चीज को आपने रिप्रेजेंट किया है, इट शुड बी लेबल्ड। ये कुछ कंसिडरेशंस थी। मात्रात्मक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता तो ये आप कह सकते हैं कि कलेक्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा। पहली बात तो यही है कि चूंकि आप स्टैंडर्डाइज टूल्स का प्रयोग करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं, इसलिए जो आपने डाटा इकट्ठा किया है वो ज्यादा विश्वसनीय और एक्यूरेट होता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी नंबर झूठ नहीं बोलते, और जो नंबर से आप रिजल्ट ग्रा करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिलायबल होते हैं, एंड दे ऑफर एन ऑनेस्ट पिक्चर ऑफ द कंडक्टेड रिसर्च। और जब आप डाटा में मात्रात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं तो वो आपको एक ईमानदार छवि के रूप में या ईमानदार रिजल्ट आपको प्रस्तुत करता है। दूसरा है क्विक डाटा कलेक्शन। चूंकि यहाँ पर आप कई लोगों से ग्रुप में रेस्पॉन्सेज इकट्ठा करते हैं, एक ही साथ क्लास में बिठा करके आप सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप पॉपुलेशन को, ग्रुप में रेस्पोंडेंट्स आपको मिल जाते हैं तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले आपको आंकड़ा मिल जाता है। और इस स्थिति में क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। जहां पर आप एक एक लोगों के साक्षात्कार करते, एक एक लोगों को ऑब्जर्व करते, उसकी तुलना में यहाँ पर डाटा का कलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है वाइडर स्कोप ऑफ डाटा एनालिसिस। चूंकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ढेर सारी हैं, आपके एक बार इकट्ठा होने के पश्चात विभिन्न तरीके से उसकी आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टैटिक्स के आधार पे बहुत ब्रॉडर रेस्पेक्ट में आप उसका यूज कर सकते हैं। वाइड स्कोप है डाटा के कलेक्शन के बाद। एंड एलिमिनेट बायस। यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्टिव टूल्स का आप यूज करते हैं, कोई आपके व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत आपके दृष्टिकोण, व्यक्तिगत विचार उसके परिणामों को प्रभावित नहीं करते, और जो रिजल्ट्स होते हैं चूंकि नंबर्स में होते हैं, फेयर होते हैं ज्यादातर केसेस में, इसलिए यहाँ पर बायसनेस से आपका इस प्रकार के रिसर्चर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कभी कभी यूजेज ए स्टैटिक एंड रिजिड अप्रोच एंड सो एम्प्लॉयज एन इनफ्लेक्सिबल प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। कभी कभी जब आप बहुत रिजिड अप्रोच को करते हैं तो जो चीज आप डिस्कवर करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। बहुत रिजिड अगर आप हो जाएंगे, फ्लक्चुएट, अगर आपको पास थोड़ा सा लचीलापन नहीं होगा, स्टैटिक रहेंगे, तो आपकी प्रोसेस जो होगी वो बहुत प्रोसेस में आप बंधे होते हैं ना, तो बहुत सी चीजें नहीं कर पाते। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बाय रिसर्चर्स कैन लीड टू स्ट्रक्चरल बायस एंड फाल्स रिप्रेजेंटेशन। चूंकि आप जो प्रश्न बनाए वो आपने अपने दिमाग से बनाए हैं, है ना, हो सकता है रिसर्चर कोई दूसरे प्रकार के आंसर देना चाहता हो, लेकिन आपने उसको पहले से ही क्वेश्चंस बना करके मानक प्रश्न बना दिए, तो उसी के हिसाब से उसको उत्तर देना है, अपनी विचार को नहीं कह सकता। जबकि आप रेस्पोंडेंट के विचार को ले रहे हैं, तो एक इसका लिमिटेशन है कि प्रश्न अनुसंधानकर्ता के हिसाब से रेस्पोंडेंट उत्तर देता है। The data actually reflects the views of researcher instead of the participants subject. जो डाटा आपको इकट्ठा होता है वो एक्चुअली रिसर्चर के व्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, न कि जो पार्टिसिपेंट है उनके व्यूज को। एंड रिजल्ट्स प्रोवाइड लेस डिटेल ऑन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं जो आप किसी के व्यवहार को, अभिवृत्ति को या अभिप्रेरणा को कम तरह से रिफ्लेक्ट कर पाता है। रिसर्चर में कलेक्ट ए मच नैरोवर and sometimes superficial data set। क्योंकि आप प्रश्न पहले से बना चुके होते हैं तो सुपरफिशियल जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो केवल प्रश्नों को देख करके अनमने ढंग से भी आंसर कर सकते हैं, तो सुपरफिशियल डाटा सेट आपको मिलेगा, बहुत गहनता के साथ उसमें आप नहीं जा सकते। इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस
और बहुत विशेष नरेटिव आपको नहीं प्रस्तुत करता। जो आंकड़े आपने हाँ या ना में पूछा तो हाँ या ना ही प्रकार के आंसर आपको मिलेगा। उसकी बहुत गहनता से या किसी चीज को कोई व्यक्ति कैसे प्रत्यक्षीकृत करता है, इन चीजों को एलेबोरेट करना इसमें मुश्किल होता है। एंड द रिसर्च इज ऑफन कैरिड आउट इन ए अननेचुरल आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। क्योंकि आप वो प्राकृतिक नहीं होता, आप उससे प्रश्न पूछते हैं तो आर्टिफिशियल वो आपको सही उत्तर भी नहीं दे सकता। जो उसके विचार है हो सकता है उससे हट करके विचार दे। तो यहाँ पर इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड द लेवल ऑफ कंट्रोल माइट नॉट बी नॉर्मली बी प्लेस्ड इन द रियल वर्ल्ड। और जब आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि अपने मुक्त विचार से आपको उत्तर करे, तो उसके रिजल्ट के बारे में आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही रियल वर्ल्ड रिजल्ट से हट करके लेबोरेटरी रिजल्ट को शो करता है। जो वास्तविक घटनाक्रम होना चाहिए उसको न प्रस्तुत करके यह लेबोरेटरी रिजल्ट्स को या प्रयोगशाला के परिणामों को ज्यादा बताता है। प्रीसेट आंसर्स विल नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट हाउ पीपल रियली फील अबाउट अ सब्जेक्ट, है ना। चूंकि प्रश्नों का निर्धारण अनुसंधान करता किया रहता है, इसलिए व्यक्ति क्या उसके संबंध में फील कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, इन चीजों को बताने के लिए आपको जगह नहीं होती है। ये कुछ इसके डिलिमिटेशंस हैं। आप और इन चीजों को इन सारे सोर्सेज से देख सकते हैं जहां पर आपको और ज्यादा मटेरियल मिल सकता है। 2 मिनट में आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं। बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। बताइए, किसी का कोई प्रश्न है?